घरों के कमरों की खिड़कियां होती ही इसलिए हैं कि उनको बवक्ते ज़रूरत खोला या बंद किया जा सके। मगर मेरे सामने वाले घर की खिड़की इसलिए पुरस्कार और पुरतजस्सुस हो गई थी कि वो कल से बंद थी। खिड़की बंद होना कोई हैरानकुन बात नहीं हो सकती थी, मगर ये वो खिड़की थी जिसको मैंने हमेशा से खुली पाया। पिछले कई सालों से जब मैं इस मकान में मुंतकिल हुआ हूँ, वो खिड़की मुस्तकिल खुली रहती थी और कोई साया सा खिड़की से कमरे में घूमते फिरते नजर आता था। मैंने कभी किसी को उस खिड़की के करीब खड़े या बाहर झांकते नहीं देखा था। सामने वाले घर की खिड़की मुझे अपनी बालकनी में आने के बाद दिखाई देती थी। मैं आम हालात में कभी कभी ही बालकनी में खड़ा होता था। मुझे ताक झांक से कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर मुझे सामने वाली खिड़की से इतनी दिलचस्पी क्यों पैदा हो गई थी? ये एक मजबूरी के सबब हुआ था। हुआ कुछ यूं कि बदकिस्मती से सड़क के एक हादसे में मेरे बाएं टांग की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया और फिर प्लास्टर चढ़ाकर व्हील चेयर पर बिठा दिया गया। मैं घर में तकरीबन 1.5-2 साल की कैद में रहा। डॉक्टर इस कैद मजबूरी को मुकम्मल आराम का नाम देते थे। इस मजबूरी के आलम में मेरी बालकनी मेरी कैद तन्हाई में साथ देती थी। दिन में बेशतर औकात में अपने व्हील चेयर पर ही बालकनी में बैठा रहता था। बाहर का नज़ारा, सड़क की चहल पहल मेरे लिए कमरे में पड़े रहने से कहीं ज़्यादा बेहतर थी। मौसम बदल रहा था, हवा में खून की सुबह शाम बढ़ रही थी। सुबह नाश्ते के बाद मैं अपनी व्हील चेयर पर बालकनी में आ जाता था और दोपहर को खाने के वक्त तक बैठा रहता था। अखबार की सुर्खियों पर एक नज़र डालकर मैं रख देता था। सियासी कलाबाजियों और दहशतगर्दी के वाक़यात से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं होती थी। मुझे हमेशा से चौंका देने वाली कहानियाँ पढ़नी पसंद थी। ऐसी कहानियाँ जो दिलफरेब और हैरत अंगेज, जिस्म में रोंगटे खड़ी करती हुई खौफनाक, वहशतनाक और दिलो दिमाग को मबहूत करती, जो नाकाबिले फरामोश कहानियाँ हों। खुशकिस्मती से मेरी पसंदीदा कहानियाँ हर माह मुझे पढ़ने को मिल जाती थी। गुज़िश्ता कई माह से हादसे से पहले और दीगर मसरूफियात की वजह से मैं कहानियाँ नहीं पढ़ पाया था। अब कई माह से जमाशुदा मवाद पढ़ने का वक्त ही वक्त था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मैं खुद उसी तरह की एक कहानी का एक किरदार बन जाऊंगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि मेरे सामने वाली हमेशा से खुली खिड़की 2 दिन से बंद थी, तो इसमें मेरा क्या जाता था? ये सोचकर मैं आसानी से अपनी तशवीश को सुकून और इत्मीनान में बदल सकता था। आम हालात में मैं शायद ऐसा ही सोचता, मगर पिछले 2 दिनों से सुबह और शाम बालकनी में व्हील चेयर पर बैठे बैठे कहानी पर कहानी पढ़कर जहन में और तबीयत में सुराग रसानी और तजस्सुस का मादा पैदा कर लिया था। आम वाक़यात और हालात में भी पूरी सरारियत महसूस होती थी। खिड़की जो हमेशा से खुली रहती थी, अचानक लगातार वो 2 दिन से बंद रहना, ज़रूर उसमें कोई ख़ास बात होगी। अगर मेरी टांगों ने जवाब न दिया होता तो मैं खुद चलकर सामने वाले घर में जाता और किसी न किसी बहाने से खिड़की बंद हो जाने का राज जानने की कोशिश करता। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अंदर कमरे में टेलीफोन की घंटी बजी। पहली मर्तबा एहसास हुआ कि एक मोबाइल फ़ोन एक लंगड़े के लिए कितना ज़रूरी है। व्हील चेयर को मोड़कर पहिए को धक्का देकर बालकनी से कमरे तक जाने में कुछ वक्त लगा। टेलीफोन की घंटी थी कि बजे जा रही थी। रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ देरीना दोस्त याकूब था। एक अरसे के बाद उसने फ़ोन किया था। मैंने शिकायत की तो जवाब माकूल था कि मैं यहाँ कहाँ था। कारोबार के सिलसिले में कोरिया गया हुआ था और अब सबसे पहले वापस आने के बाद तुम्हें फ़ोन किया है और मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। तुम्हारे लिए तोहफा भी लाया हूँ। हाँ, तुम फौरन आ जाओ। मैं तोहफे के लालच में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम है। पुराना शौक याद आ जाएगा। कौन सा शौक, ज़रा जल्दी बताओ, याकूब ने बेचैनी से सवाल किया। तुम्हारा ये पुराना शौक ही मना करता है कि टेलीफोन पर सारी बातें नहीं करनी चाहिए। दरमियान में कोई और काम भी हो सकता है, मुखबरी हो जाएगी। याकूब की आवाज़ सुनते ही मुझे उसकी जासूसी का शौक याद आ गया था। क्या ज़माना था वो भी। कल और आज में कितना वक्त गुजर चुका था। मगर कॉलेज की बातें अब जबकि याकूब से करने के बाद याद आई हैं, तो अब लगा कि हम फिर उसी दौर में वापस पहुंच चुके हैं। जासूसी का किस्सा कुछ यूं था कि उन दिनों इब्ने सफ़ी और मुंशी तरथराम फेरोज़ बोरी के तर्जुमे अंग्रेज़ी जासूसी नावल में बड़े शौक से पढ़े जाते थे और याकूब तो उनका शैदाई था और उसकी तबीयत के अंदर भी जासूसी हलूल कर गई थी। कॉलेज के हर लड़के की वो जासूसी कर चुका था। वो मुझसे अपने जासूसी तजर्बे को बयान कर चुका था, मगर अफसोस कि वो आज तक किसी के राज को नहीं पकड़ पाया था। मगर उसे फिर भी यकीन होता था कि कोई ना कोई राज है ज़रूर,
जिसे वो एक रोज़ हल करेगा। अब इतना अरसा गुजर जाने के बाद वो एक कामयाब और मारूफ कारोबारी शख्सियत बन चुका था। कॉलेज के दिन शायद उसको इस तरह याद ना हो जैसे मुझे अब अपनी मजबूरी के आलम में याद आ रहे थे। थोड़ी देर के बाद मेरे दरवाजे की घंटी बजी। मैं अभी तक बालकनी में बैठा सामने वाली खिड़की पर नज़रें जमाए हुए था। दरवाजे तक पहुंचने में मुझे फिर कुछ वक्त लगा। उसी दौरान याकूब की उंगली घंटी के बटन से हटी तो मैंने दरवाज़ा खोला। याकूब ने सलाम दुआ से पहले हस्बे आदत शिकायत की, तो क्या तुम इंतज़ार कर रहे थे कि घंटी बंद हो तो तुम दरवाज़ा खोलो? फिर फ़ौरन ही जब उसकी नज़र मेरी टांग पर गई और मुझे व्हीलचेयर पर पाया तो उसने माजरत करके मुझसे लिपटने की कोशिश की। हम दोनों की आंखों में आंसू तैर रहे थे और फिर ज़ोरदार कहे के बाद हम वही यार बन गए जैसे कॉलेज के ज़माने में थे। हंसी मजाक और अबे तबे का सिलसिला शुरू हो गया था। फिर उसने मुझे डब्बा देते हुए कहा, ये लो तुम्हारा तोहफा। क्या है इसमें? मैंने बेचैनी से पूछा। खोल कर देख लो, उसने शक की आवाज़ में कहा। भाई कोरिया से आते वक्त कुछ समझ नहीं आ रही थी कि तुम्हारे लिए क्या लूं, बस फिर ये ले आया। मैंने डब्बा खोला तो उसमें से एक बहुत ताकतवर दूरबीन निकली। अरे वाह मेरी जान, तुम्हें कैसे ख्याल आया कि मुझे आजकल एक दूरबीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? शर्लॉक होम्स की तरह सोचने की आदत अभी तक गई नहीं तुम्हारी, मैंने हंसकर कहा। चलो मुझे खुशी हुई कि तुम्हें दूरबीन पसंद आई, मगर मैं समझा नहीं तुम्हें आजकल इस हालत में इसकी क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई। अच्छा समझ गया, बाहर निकल नहीं पा रहे हो तो फिर दूरबीन से दूर के नज़ारे। मगर यार तुम तो कभी ताक झांक के आदी नहीं थे। खैर आओ, चलो तुम्हारी बालकनी से देखते हैं क्या क्या दिखाई देता है। हम दोनों बालकनी में आए। अब शाम हो चली थी। याकूब ने किचन में जाकर 2 मग झागदार कॉफ़ी के बना लिए थे। दिल भर के पुरानी बातें याद करने के बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसे खुश करने के लिए मैं दूरबीन देखकर वाकई खुश हुआ या मुझे उसकी ज़रूरत थी। अगर थी तो क्यों थी? मैंने सामने वाली खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो खिड़की देख रहे हो जो बंद है, वो बंद क्यों है? ये राज जानने के लिए दूरबीन की ज़रूरत थी। वो बड़ी ज़ोर से हंसा। अरे वाह मेरे यार, तुम्हारा भी जवाब नहीं। तो मेरे भाई दूरबीन से देखने के बाद भी वो खिड़की बंद ही मिलेगी। हाँ, अगर खिड़की खुली होती तो कोई बात होती कि शायद तुम किसी को कमरे के अंदर देखने की कोशिश में हो। वैसे बताओ तो सही, कौन काफिर हसीना है उस बंद खिड़की के पीछे? मैंने संजीदगी से कहा। देखो याकूब, तुम्हारी जासूसी का शौक अब मेरे अंदर पैदा हो गया है। उस सामने वाली खिड़की का ये राज कि वो हमेशा खुली रहती थी कई सालों से, दिनों रात, मगर अब कई दिनों से वो मुसलसल बंद है। अरे तो इसमें राज की कौन सी बात है? हो सकता है कोई नया किराएदार या मालिक मकान आ गया हो जिसने अब खिड़की बंद कर दी हो, बस। नहीं मेरे दोस्त, मुझे कुछ बू आ रही है, शक की बू। देख, जब पहले खिड़की मुसलसल खुली रहती थी तो मुझे कमरे में एक साया घूमता फिरता दिखाई देता था। वो साया खिड़की के करीब नहीं आता था, मगर अब 2 दिन पहले मैंने उस खिड़की से एक अजनबी चेहरे को खिड़की से बाहर दाएं बाएं और ऊपर नीचे झांकते हुए देखा, और जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने खिड़की बंद कर दी। फिर जब से तकरीबन 1 हफ्ता हो गया ये खिड़की नहीं खुली। याकूब ने भी हंसते हुए कहा, अरे तुम भी किन चक्करों में पड़ गए हो? ये दूरबीन लो और सामने वाली वो दूसरी बिल्डिंग जो अभी नई तामीर हुई है और नए किराएदार आकर बसे हैं, उनकी जासूसी करो। हर एक के बारे में अपनी राय कायम करो, और जब तुम माशाल्लाह चलने के काबिल हो जाओ तो जाकर पता लगाना कि तुम्हारी कयास आराइयाँ किस हद तक दुरुस्त थी। मशवरा तो तुम्हारा बहुत अच्छा है और मैं इस पर अमल भी ज़रूर करूँगा, मगर मुझे पहले सामने वाली खिड़की की तसल्ली करा दो। ऐसा करो कि मेरे दोस्त के तुम मेरी खातिर सामने घर में जाओ, वहाँ के मकीन से मुलाकात करो और हकीकत हाल जानने की कोशिश करो। तुम तो अपने वक्त के मशहूर शौकिया जासूस रह चुके हो और तुम्हारी पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। मुझे इत्मीनान हो जाएगा। मेरे इस तरह बजिद होने पर याकूब बेचारा मजबूरन राज़ी हो गया। अच्छा तो फिर मैं अभी तुम्हारी तसल्ली कराए देता हूँ। ये कहकर वो वाकई मेरा दिल रखने को या फिर अपने शौक़ में सामने वाले मकान की जानिब गया। मैंने बालकनी से उसे सड़क क्रॉस करते देखा। उस घर का दरवाज़ा अंदर जाने के लिए साइड वाली गली में था। मैंने याकूब को उस गली के अंदर जाते देखा। मैंने अभी पहली मर्तबा दूरबीन को अपनी आंखों से लगाया था तो क्या देखता हूँ कि मुझे उस बंद खिड़की के पीछे पर्दा सा हिलता दिखाई दिया। फिर वही पुरस्रार खामोशी। याकूब को गए अब कोई 15 मिनट गुजर चुके थे। फिर 10 मिनट हो गए और याकूब वापस नहीं लौटा। फिर आधे घंटे बाद वो मुझे गली से तेज़ी से आते हुए दिखाई दिया।
आखिर इसे इतनी देर क्यों लग गई? शायद मकीन ने बिठा लिया हो। मैं अपनी कयासाराई कर रहा था कि वो वापस आ गया। याकूब के चेहरे से डर और खौफ और वहशत बरस रही थी। पहले तो उसने जग से 2 गिलास पानी पिया। उसकी सांस फूली हुई थी, हालांकि वो कहीं दूर से नहीं, सिर्फ सड़क पार करके आया था। पानी पीने और सांस काबू में आने के बाद वो बोला तो उसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट थी। कहने लगा, लगता है तुम्हारी टांग के हादसे की वजह से तुम्हारी छठी हिस्स बेदार हो गई है। यहाँ अपनी बालकनी में बैठे बैठे इतनी दूर से एक बंद खिड़की के पीछे तुमने वो खौफनाक और भयानक नज़ारा देख लिया है जो मैं अभी अपनी खुली आंखों से देख कर आया हूँ, और मुझ पर एक वहशत सी तारी हो गई है। बेचैनी थी कि बढ़ती जा रही थी। बताओ तो सही, तुमने क्या देखा? कैसे देखा? किससे मुलाकात हुई? हुआ क्या? तफसील से बताओ। याकूब कहने लगा कि मैं सोच कर आया था कि तुमसे मुलाकात होगी, हंसी मजाक का सिलसिला रहेगा। रात को कहीं घूमने जाएंगे और किसी पुरफिजा मुकाम पर डिनर करेंगे। मगर मुझे तो खौफ की कपकपी घेरे हुए है। मैंने याकूब से माफ़ी मांगते हुए कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम यूँ मेरी वजह से परेशानी में मुब्तला हो जाओगे। वैसे भी मेरी इस मजबूरी के तहत हम बाहर नहीं जा सकते थे। खैर मेरे प्यारे दोस्त, बताओ तो सही, सामने वाले घर में क्या हुआ? याकूब ने भारी आवाज़ में कहा कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम फ़ौरन पुलिस को इत्तला दें, पुलिस को रिपोर्ट करें। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या बात है? देखो मेरे दोस्त, तुम्हारे कहने पर मैं उस खिड़की वाले घर के दरवाजे पर गया। वहाँ अंदर घंटी का स्विच लगा हुआ था। मैंने काफ़ी देर तक घंटी बजाई। अंदर से घंटी की आवाज़ मुझे बाहर आ रही थी, मगर मुतअद्दिद बार घंटी बजाने पर भी अंदर से कोई जवाब न मिला। पहले मैंने सोचा कि शायद घर में कोई नहीं है, बाहर गए होंगे। मगर बाहर के दरवाजे पर पुराने ज़माने का कुंडा लगा हुआ था जिस पर बाहर से ताला लगाया जाता है, मगर ये कुंडा बंद नहीं था और दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने एक बार हिम्मत करके दरवाजे को हल्का सा धक्का भी दिया, मगर वो अंदर से मजबूती से बंद था। दरवाजे के साथ ही एक छोटी सी खिड़की थी जिससे अंदर झांक कर यह देखा जा सकता था कि बाहर कौन आया है। मगर बाहर वाला अंदर इसलिए नहीं झांक सकता था कि शीशे के पीछे पर्दा पड़ा था, मगर इत्तेफाक से अंदर का पर्दा थोड़ा सा सरका हुआ था। मैंने उससे झांकने की कोशिश की। कमरे में कहीं से हल्की सी रोशनी आ रही थी। कमरा तकरीबन खाली पड़ा था। सामने वो खिड़की थी जो तुम अपनी बालकनी से देखते हो, उस पर अंदर से महीन जालीदार सा पर्दा पड़ा हुआ था। मगर जिस शय ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और मुझ पर कपकपी तारी कर दी, वो एक बरहना इंसानी जिस्म था जो कमरे के दरमियान सीमेंट के फर्श पर चित पड़ा हुआ था। अब मैं उसे लाश कहूँ या ना कहूँ ये कहना मुश्किल है, क्योंकि उसे जिंदा लाश के पास कोई खून नहीं था। मैं सख्ते के आलम में काफ़ी देर उसे तकता रहा, मगर वो बेहिसो हरकत चित पड़ा रहा। और जब मेरे होश बहाल हुए तो मैं उल्टे पांव वापस आ गया। अब बताओ क्या करना है? मैं तो सोचता हूँ कि पुलिस को इत्तला दे देनी चाहिए। याकूब का बयान सुनकर मैं खुद भी हैरान था और एक अनजानी सी खुशी भी कि मैंने कैसे अंदाज़ा लगाया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मगर यहाँ तो मामला बहुत ही गड़बड़ था। पुलिस को बताने में कबाहत ये थी कि पुलिस सबसे पहले ये पूछेगी कि आपको इस लाश के बारे में कैसे इल्म हुआ। सच बात बताने पर भी वो उसे सच नहीं मानेगी। खिड़की से बंद या खुले होने से आपको क्या मतलब? ये किसी के निजी मामले में दखल अंदाजी है। फिर लाश की तहकीकात के सिलसिले में अदालत में गवाही के चक्कर। पुलिस किसी न किसी तरह इस जुर्म में हमारे हाथ को साबित करने की कोशिश करेगी, और खामखाम फंसने का डर। लिहाजा खामोशी इख्तियार करना बेहतर रहेगा। जब लाश सड़ेगी और बदबू फैलेगी तो मोहल्ले वाले खुद ही तशवीश का इजहार करेंगे। देखते हैं तब क्या होता है। एक रोज़ याकूब ये वादा करके चला गया कि वो वक्तन फ़वक्तन आता रहेगा, ये मालूम करने के लिए कि बात कहाँ तक पहुँची। रात हो चुकी थी, सर्दी बढ़ चुकी थी। मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। पता नहीं कब नींद आई। आँख खुली तो सर में शदीद दर्द हो रहा था। सुबह हो चुकी थी। हर सू सूरज की रोशनी फैली हुई थी। मैं व्हीलचेयर को सरकाता हुआ बाहर बालकनी में आया। सामने वाली खिड़की खुली हुई थी और खिड़की के करीब उस घर में रहने वाले पुराने दोस्त शाहिद ने मुस्कुराकर मुझे सलाम किया और हाथ हिलाकर मेरी खैरियत मालूम की। मैं हैरान हो रहा था कि कल इस खिड़की के साथ क्या वाक़या पेश आया था। मैं अपने होशो हवास बहाल कर रहा था कि कमरे में टेलीफोन की घंटी बजी। मैं कमरे में वापस आया। टेलीफोन उठाकर हेलो कहा तो दूसरी तरफ से याकूब की आवाज़ आई। मैं उसकी आवाज़ सुनते ही बोला, याकूब तुम फ़ौरन वापस आओ, अजीब बात हुई है। दूसरी तरफ से तशवीश में आवाज़ आई, क्या अजीब बात? कुछ बताओ, क्या अजीब बात हुई है? तुम्हारे हादसे की इत्तला तो मिल गई थी। तुम फिक्र न करो, मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते वापस कोरिया से कराची पहुंच रहा हूं। कहो तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाऊं?
یہاں میں نے تمہارے لیے ایک بہت خوبصورت مگر طاقتور دوربین خرید لی ہے۔ یاد ہے تمہیں کالج کے سامنے سے ہی دوربین لینے کا شوق تھا۔ اب میں لا رہا ہوں تم اس بالکنی سے ادھر ادھر کا نظارہ کرنا۔ میں نے ذہنی پریشانی کے عالم میں اسے کہا، یعقوب تم کیا بات کر رہے ہو؟ تم کل ہی تو میرے لیے دوربین لائے تھے۔ یعقوب نے پہلے کچھ ہنس کر پھر سنجیدگی سے کہا، لگتا ہے تم نے اپنے پاؤں کے درد کو دور کرنے کے لیے نیند والی دوا کچھ زیادہ ہی مقدار میں لے لی ہے۔ تمہاری آواز سے مجھے لگ رہا ہے کہ رات تمہاری گہری نیند میں نہیں گزری۔ اچھا اب تم آرام کرو اور فکر مت کرو، تمہارا پلستر جلد اتر جائے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر یعقوب نے فون بند کر دیا۔ میں نے پورے کمرے کو چھان مارا تھا، مجھے کہیں کوئی دوربین نہیں ملی تھی۔ یا اللہ، یہ سب کچھ کل جو ہوا، کھلی کھڑکی بند کھڑکی، یعقوب کا آنا، دوربین لانا، پھر اس کا میری درخواست پر سامنے والے گھر پر جانا، وہاں سے واپس آ کر زندہ لاش کا ذکر کرنا، اف میرے خدایا، یہ سب ایک ڈراؤنا تصور تھا۔ میں نے فوراً درد دور کرنے اور نیند لانے کی دواؤں کی شیشی دیکھی، وہ خالی تھی۔ اف میرے خدایا کہ میں مارے درد کے ساری گولیاں ایک ساتھ ہی پھینک گیا۔ زندگی تھی کہ جو بچ گیا، ورنہ میں شاید اس خوابی لاش کی جگہ خود ایک لاش بن چکا ہوتا۔ اب مجھے بے چینی سے یعقوب کا انتظار تھا کہ میں اسے بتاؤں کہ تم کیا جاسوس تھے جو میں نے نیند میں جاسوسی کی ہے۔ اس بات کا ہے کوئی جواب؟ پھر اس بات کا جواب میں نے خود ہی سوچا۔ ذہن انسانی کی کھلی یا بند کھڑکی کیا کیا تماشے دکھا سکتی ہے۔